वृद्धि एवं विकास। वृद्धि शब्द परिमाण संबंधित परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे आकार, लंबाई, भार तथा ऊंचाई आदि में होने वाले परिवर्तन वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे वृद्धि क्या होता है, शरीर में होने वाला परिवर्तन जो है उसको वृद्धि कहते हैं। उसमें आपका क्या क्या, आपके शरीर का आकार, आपके शरीर की लंबाई, आपके शरीर का वज़न, आपकी ऊंचाई आदि चीज़ों में होने वाला परिवर्तन वृद्धि को प्रदर्शित करता है या वृद्धि को इंगित करता है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, वृद्धि एक तरह की संपूर्ण विकास प्रक्रिया का चरण है। जो वृद्धि होता है ये हमारे शरीर की संपूर्ण विकास, मतलब एक विकास नहीं, उसमें सभी प्रकार के विकास का चरण होता है। ठीक है, वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर में किसी भी अवयव में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करता है। वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर में किसी भी अवयव में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करता है। जैसे कि ऊपर वाले सेकंड लाइन में कहा गया था कि संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है, तो उसी तरह संपूर्ण विकास में आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर चीज़ आ जाती है। तो यहाँ वृद्धि जो होती है थर्ड पॉइंट में आपको कह रहा है कि पूरी विकास परिवर्तन को स्पष्ट रूप से विभक्त करता है, मतलब बताता है। ठीक है, अगला है वृद्धि की क्रिया जो है आजीवन नहीं चलती है। जो वृद्धि की क्रिया होती है एक कुछ समय बाद जाकर रुक जाती है। ठीक है, और फिर अगले टॉपिक है, अगला पॉइंट है, यह बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ समाप्त हो जाती है। जब बालक जो होता है पहले वो शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। देन किशोरावस्था के बाद जब परिपक्वता अवस्था में आता है तो वहाँ से उसकी जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे रुक जाती है, कहिए तो समाप्त हो जाती है वहाँ से। ठीक, और वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। इन द सेंस ऑफ बाह्य का मतलब ये होता है कि इसको अपनी आँखों से देख सकते हैं कि वृद्धि हुआ है। ठीक, अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना किसी प्रयास के दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब जो वृद्धि के स्वरूप होने वाला परिवर्तन है वो बिना किसी प्रयास के दृष्टिगोचर होगा, दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जैसे एक बालक के भार में वृद्धि हो रही है तो उसको आप वृद्धि चाह कर भी आप रोक नहीं सकते हो, वो वृद्धि होती रहेगी। ठीक, अगला है पॉइंट, इन्हें मापा जा सकता है। मतलब वृद्धि को आप माप सकते हो कि कोई बालक कितना मोटा हुआ, कितना पतला है, कितना उसका लंबाई बढ़ा, इसको आप माप सकते हो। जैसे एग्जांपल है कि मोटापा के कारण एक बालक के भार में वृद्धि तो हो सकती है, परंतु इस वृद्धि से उसकी कार्य कुशलता तथा कार्य क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती और इस तरह से उसकी वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, फॉर एग्जांपल दिया गया था। आगे देखिए, इसी वृद्धि और विकास में कुछ जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, उन्हीं विचार को परिभाषा कहा गया, जो कि परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। तो उसी में सबसे पहला नाम जो आता है वो सोरेनसन के अनुसार। ठीक, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में, यहाँ पर अगले पेज पर देखिए आप, होने वाली वृद्धि के रूप में किया जाता है। इस वृद्धि को मापा जा सकता है, एक मिनट, इस वृद्धि को देखो यहाँ से है, इस वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। मतलब जो विकास होता है उसका संबंध अभिवृद्धि से, इन द सेंस ऑफ अभिवृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया गया है वृद्धि शब्द को, इसलिए इसको अभिवृद्धि लिखा गया है। तो आप समझने के लिए समझना कि विकास जो होता है अभिवृद्धि से ही संबंधित होता है, कोई वो अलग नहीं है चीज़, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, किंतु यह शरीर में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त नहीं करता। मतलब जिस प्रकार वृद्धि जो है वो शरीर में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है, उसी प्रकार विकास जो है ये होने वाले परिवर्तन को व्यक्त नहीं करता, लेकिन यह उसके साथ संबंध होता है। मतलब एक साथ चलती हैं दोनों क्रियाएं शरीर में। ठीक, अगला आप देखो क्या है, यहाँ विकास हरलाख के अनुसार आप इसको यहाँ पे जो है विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसकी बजाय इसमें परिपक्वता की अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक, तो होता क्या है देखो, यहाँ पे ये वाला जो है आप कठिन है याद करने में, परीक्षा में इतना बड़ा देता भी नहीं है, वो छोटा सा पूछेगा कि अभी हरलाख की परिभाषा क्या है। तो लास्ट वाली जो लाइन है आपकी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे हरलाख की जो है इन्होंने लिखा है, विकास बड़े तक सीमित नहीं है, वस्तुतः यह व्यवस्थित एवं समानुगत क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ था। और विकास ने ये तो उनकी परिभाषा थी और इसमें कुछ उन्होंने
बताया इसके बारे में इनके कि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। मतलब विकास जो होता है इसका स्वरूप जो होता है आंतरिक होता है, मतलब ये दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने बताया था वृद्धि दिखाई देता है कि आप कितनी मोटा लंबा चौड़ा कितने हुए वो दिखाई देगा, लेकिन विकास जो होता है दिखाई नहीं देता क्योंकि ये आंतरिक होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे होता रहता है, सतत क्रिया होती रहती है, धीरे धीरे चलता रहता है। देन ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखिए क्या है, विकास के स्तर को बांटा गया है जो है वो हरलाक के अनुसार। पहले आप देखिए, ठीक है, हरलाक ने कैसे बांटा इसको। पहला है, इन्होंने हरलाक ने जो है इसको 10 भागों में विकास को बांटा है। पहला है पूर्व प्रसूति काल। ओके, यहाँ पे ध्यान दो आप, पहला टॉपिक है पूर्व प्रसूति काल। इसमें गर्भधारण से जन्म तक होता है, जो जैसे कि बच्चा जो होता है जब पेट में होता है तब से उसमें विकास स्टार्ट हो जाता है। हालांकि 9 महीने में बच्चा जो होता है 9 महीने तक पेट में रहता है, तो वहाँ से मतलब 9 महीने में भी उसने विकास किया है। ठीक है, तो जन्म तक पूरा टोटल जो होता है वो पूर्व प्रसूति काल के अंतर्गत आता है। मतलब अगर आप इसको ऊपर तरीके से देखो तो क्या होता है, बच्चा जब से पेट में आ जाता है, ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चा जब से आ जाता है तब से उसमें थोड़ा थोड़ा विकास उसका स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो दिखाई नहीं देता, वो अंदर ही विकास होता है, लेकिन वो विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो हरलाक ने पूरा वहाँ से बताना स्टार्ट किया कि बच्चा कहाँ से विकास करता है। क्यों बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक माँ का बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा रोल होता है वहाँ पे, कि वो प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या उसका खाना पीना है, कैसे उसका रहन सहन है, क्या उसकी स्थिति है परिवार की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हद तक उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। ओके, तो इसलिए हरलाक ने उसको वहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया कि विकास वहाँ से प्रारंभ होता है। देन सेकेंड आता है आपका शैशवावस्था। सेकेंड पॉइंट है शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्फेंसी। ठीक है, इसमें जन्म से लेके 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह तक ये अवस्था कही जाती है। अगला आता है तीसरा बचपनावस्था, जो बेबीहुड 14 दिनों से 2 वर्ष तक होता है। अगला आता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, ये 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 10 या 12 वर्ष तक रहता है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था होता है जो 2 से 6 वर्ष होता है, और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। अगला होता है तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्यूबर्टी और प्री एडोलसेंस। ठीक है, मतलब किशोरावस्था के पहले का समय जो होता है। इसमें लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तक, लड़कों में 12 से 14 वर्ष होता है। अगला आता है आपका प्रारंभिक किशोरावस्था, ये 13 से 17 वर्ष होता है। नेक्स्ट होता है परवर्ती किशोरावस्था, ये 17 से 20 वर्ष होता है। अगला आता है प्रारंभिक वयस्कता, जो 21 से 40 होता है। नेक्स्ट मध्यावस्था, अगेन बुढ़ापा, ओल्ड एज। ओके, अगला आपसे पूछेगा कि विकास के स्तर में रॉस के अनुसार क्या उन्होंने कितने भागों में बांटा है। तो रॉस के अनुसार क्या होता है, देखिए शैशवावस्था जो होता है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, एंड देन प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के पश्चात। ठीक है, अब यहाँ पे विकास का स्तर तो इस तरह से हो गया। अब उसमें नया आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है शैशवावस्था। ठीक, शैशवावस्था देखिए क्या होता है, इसको सीखने का आदर्श काल कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था का जो एज होता है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक रॉस के अनुसार माना गया है। ठीक है, तो उसमें बच्चा क्या होता है कि बहुत कुछ नई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है। आपसे बहुत क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो आप उसका रिप्लाई करोगे, तो वो होता है सीखने का आदर्श काल। ठीक, तो इसको किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो आप कहोगे वैलेंटाइन ने। पूछता है पेपर में आपसे क्वेश्चन कि सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। आपके सामने 4 विकल्प देगा, बोलेगा वैलेंटाइन, फ्रायड, स्टेक, वाटसन। तो सही विकल्प आपका होगा पहला वाला वैलेंटाइन। ओके, इसमें जो 2 चीज़ होता है, एक शैशवा काल होता है और शैशवावस्था। आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए सीटेट बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन देता है, तो घुमाने के लिए हो सकता है बोल दे कि शैशवा काल में जो एज होता है कितना होता है, तो सिर्फ 0 से 2 वर्ष होता है, और जहाँ बोल देगा शैशवावस्था वहाँ 0 से 6 वर्ष होता है। ओके, अब शैशवावस्था की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार, फ्रायड पहले मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है जीवन के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ओके, अगला स्टेक ने क्या कहा था,
कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, मतलब उन्होंने तो फ्रायड ने देखिए कहा कि 4-5 वर्षों में बालक को जो भी कुछ बनना होता है बन जाता है, लेकिन स्टैक ने कहा कि सिर्फ 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का पूरा शिलान्यास कर सकता है कि वो भविष्य में क्या बनेगा। दैन तीसरा है वाटसन ने कहा था कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। मतलब उन्होंने अन्य अवस्थाएँ जो होती हैं आपकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनसे कहीं तेज सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में, वो शैशवावस्था में होती है। मतलब बच्चा जो होता है 6 वर्ष 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच रहेगा तो उसमें सीखने की इतनी अच्छी क्षमता होती है जो अन्य अवस्थाओं में नहीं होती है। ठीक, अगला है नेक्स्ट क्रो एंड क्रो के अनुसार। देखिए इन्होंने क्या किया है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 20वीं सदी चल रही है, इसमें बालकों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए उनको बालकों की शताब्दी कहा जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी रीज़न है कि एक बच्चा जो होता है कभी गलत नहीं होता, एक टीचर हमेशा गलत होता है। अगर बच्चा फेल हो रहा है अपने क्लास में, कम नंबर पा रहा है, तो वहाँ गलती टीचर की है ना कि बच्चे की, इसलिए ये बालकों का समय कहा जाता है। ठीक है, अगला है ब्रिजेश के अनुसार। जो ब्रिजेश ये महिला थे, पुरुष नहीं है, नाम के अनुसार इनका जो लग रहा है महिला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, शिशु जन्म के समय केवल उत्तेजनाएं होती हैं और 2 वर्ष की आयु तो फिर सभी समयों का विकास हो जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब है शिशु का जब जन्म होता है तो उसके अंदर केवल उत्तेजनाएं होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे किसी चीज़ की उसको आवश्यकता हुई तो उस हाथ पैर चिल्लाना उल्लाना ये सब करने की क्रिया करता है, रोना या हंसना ये सब करता है, केवल सिर्फ उत्तेजना होती है। लेकिन 2 वर्ष की आयु तक उसे सभी समय का विकास हो जाता है। किस बात पे उसे हंसना है, किस बात पे रोना है, ये उसके अंदर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, वहीं ब्रिजेश ने कहा था। ओके, अगला देखिए ड्राइडेन। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ड्राइडेन ने कहा क्या कहा था शैशवावस्था में बच्चों के लिए, कि पहले बच्चों की आदतों का आप निर्माण करिए, फिर जो आदतें हैं वो बच्चों का खुद निर्माण करने लगेंगी। ओके, अब शैशवावस्था की विशेषताएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन घुमाता भी बहुत है यहाँ से। देखिए क्या है, सीखने का आदर्श काल है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। मतलब सीखने का आदर्श काल मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि बच्चा इस अवस्था में सबसे अधिक सीखता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, बच्चा एक दूसरे का नकल करता है। जैसे कि आप जो काम करोगे वो काम करने की कोशिश करेगा, भले ही ना कर पाए लेकिन कोशिश करेगा नकल मारने की। एंड अगेन नैतिक गुणों का अभाव होता है। ठीक है, बच्चे में शिष्टाचार की भावना नहीं होती है, आपसे बड़ों और छोटों को आदर करना वो नहीं जानते हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, एक छोटा बच्चा होता है उसमें शरीर में उसके अंदर इतनी तेज़ी से विकास होता है जो अन्य अवस्थाओं में नहीं होता है। मानसिक विकास की तीव्रता होती है, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए उन्हें मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। क्षणिक समयों का विकास होता है, उनके अंदर समय जो होता है क्षणिक होता है, काफ़ी देर तक नहीं होता है। जैसे कि अगर वो किसी चीज़ की उन्हें आवश्यकता है तो तुरंत रोएंगे, और आवश्यकता पूरी हो गई तो शांत हो जाएंगे और हंसने लगेंगे। ठीक है, उनके अंदर क्षणिक समय होता है, देर तक नहीं रहता है। कल्पना की सजीवता, मतलब बच्चे जो मन में अपने कल्पना करते हैं कि ये जहाज़ है, उनके खिलौना ही दे दो जहाज़ का या ट्रेन दे दो तो कहेंगे नहीं ये सच का खिलौना है, सही में ट्रेन है। ओके, संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों प्रदर्शन करते हैं। मतलब कि भूख लगने पर रोना, चिल्लाना, हाथ पैर फेंकना इत्यादि क्रिया करते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित उनका व्यवहार होता है। जैसी उनकी मूल प्रवृत्ति रहेगी, मतलब अगर रो रहे हैं उसी के हिसाब से अपना व्यवहार करेंगे, हंस रहे हैं तो उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। ठीक है, काम शक्ति प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट अगेन देखिए आप शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मतलब ये तो आपने देखा कि विशेषताएं क्या क्या थी, अब उनका विकास कैसे हो रहा है, शारीरिक विकास। जबकि शैशवावस्था मैंने अभी बताया था विशेषताओं की बहुत तेज़ी से उनका शारीरिक विकास होता है, तो कैसे होता है वहाँ देखो आप। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होने तक बालक को इन्फेंट या शिशु कहलाते हैं, पता है सब लोग को। क्या है, कुछ जन्म के समय शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसमें उसकी लंबाई जो होती है 51 सेंटीमीटर होती है। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई 73 सेंटीमीटर हो जाती है। दूसरे वर्ष में शिशु की लंबाई 81 सेंटीमीटर, तीसरे वर्ष में शिशु की लंबाई 88 सेंटीमीटर, चौथे वर्ष में शिशु की लंबाई 95 सेंटीमीटर, 5वें वर्ष में शिशु की लंबाई 101 सेंटीमीटर, 6वें वर्ष में शिशु की लंबाई 108 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक, आगे नेक्स्ट पेज पर आइए। ये आपको नहीं करना है, जब मैं अधिगम आपने लिख लिया अच्छी बात है, लेकिन जब मैं आपको अधिगम पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। अभी यहाँ पर नहीं, वो असाइनमेंट था, आपको नहीं करना है। ओके,
यहाँ पे देखो बताया गया है कि बाल्यावस्था के बारे में बता रहे थे कि लंबाई जो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष का होता है बालक, इसमें 6 से 9 में वर्ष में बालकों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। और 9 से 12 वर्ष में बालिकाओं का विकास तेज़ी से होता है। मतलब कहने का सेंस है कि बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष का समय होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 6 से 9 वर्ष में जो बालक होगा, जो लड़का होगा, उसकी लंबाई तेज़ी से बढ़ेगा। और वहीं 9 से 12 वर्ष मतलब 9 साल से लेकर 12 साल की उम्र में लड़कियों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, उसमें लड़कों की लंबाई रुक जाती है। मतलब रुक जाती है मतलब धीरे धीरे होती है अपेक्षा लड़कियों के, ठीक है। और शैशवावस्था में सेम इसका उल्टा है, वो उल्टा होता है। हाँ, बालकों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, बालिकाओं की लंबाई उतनी तेज़ी से नहीं होती है विकास, ठीक। अब देखो शैशवावस्था में आपने शारीरिक विकास देखा था, अब यहाँ शैशवावस्था में मानसिक विकास को देखो कि बच्चों का विकास कैसे होता है। पहला है प्रथम माह में, मतलब 1 महीने का बच्चा है तो उसके अंदर किस प्रकार उसका दिमाग काम करेगा, ये देखो। तो शिशु अपनी भूख, नींद तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोने, हाथ पैर फेंकने, तेज गति की आवाज़ करने की क्रियाओं करता है। मतलब शिशु को अगर भूख लग रही है, नींद लग रही है, कोई अन्य शारीरिक उसकी आवश्यकता पूरी करना है तो क्या करेगा, रोएगा, हाथ पैर फेंकेगा या तेज़ गति से आवाज़ करेगा, क्योंकि उसे बोलने तो आता है नहीं। ये प्रथम मतलब 1 महीने में उसका इतना दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, मुझे भूख लगी तो मुझे चिल्लाना है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उस संकेत करना है कि नहीं ऐसे चाहिए, ठीक है। अब द्वितीय वर्ष में मतलब दूसरे साल में बच्चा की मानसिक स्थिति क्या है, देखो। शिशु जो होता है बच्चा 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बना लेता है, नाम लेने पर वस्तुओं को पहचान लेता है, तब पूछने पर अपने नाक कान आदि की ओर संकेत करता है। तृतीय वर्ष में 5 से 7 शब्दों के वाक्य बना लेता है, संख्याओं को दोहराता है, वस्तुओं को यथास्थान रखना सीख जाता है तथा सीधी रेखा खींचने का प्रयास करता है। 5वें वर्ष में शिशु बड़े वाक्यों को बोलने लगता है, मुख्य रंगों को पहचानने लगता है, बड़े छोटे व हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है। 6वें वर्ष में व्याकरण की दृष्टि से बालक सही वाक्य बोलता है, सरल प्रश्नों के उत्तर देता है तथा चित्र के लुप्त भागों को बता देता है, ठीक है। अब फिर देखो शैशवावस्था में क्या होता है, बालक का जो भार होता है, हमने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, तो उसकी लंबाई होती है, लेकिन उसका वेट, उसका वजन कितना होता है, तो एक नवजात शिशु का भार 3 kg का होता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भार जो होता है 3 किलो का होता है, ठीक है। वो जन्म के समय मस्तिष्क का भार मतलब उसके दिमाग का जो वजन होता है वो 350 ग्राम होता है तथा 6 वर्ष की आयु तक यह भार कितना हो जाता है, 1250 ग्राम हो जाता है, ठीक। शैशवावस्था में बालक भार 7.5 पाउंड मतलब 7.15 बालक का और 7.13 बालिका का होता है, ठीक है। लंबाई जो होती है 19.5 इंच मतलब 51 सेंटीमीटर, मैं पीछे ही बताया था आपको। 51 सेंटीमीटर को इंच में बदलोगे तो 19.5 इंच आएगा, ओके। प्रथम माह में शिशु के हृदय जो होता है प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, 140 बार धड़कता है। कितनी बार, 140 बार। मतलब जब बच्चा पैदा होता है 1 महीने का हो जाता है तो उसका हृदय जो होता है 140 बार प्रति मिनट धड़कता है। और शैशवावस्था के अंत में मतलब कि 6वें वर्ष में आते आते यह हृदय की धड़कन जो होती है 100 बार प्रति मिनट हो जाती है, ठीक है। अगेन देखो अब नेक्स्ट आपका आता है बाल्यावस्था, जो कि आपको बताया गया था। इसका काल होता है 6 से 12 वर्ष का काल होता है, समय होता है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा दी है बाल्यावस्था के लिए। इसमें पहले आते हैं कोल एवं ब्रूस। यहाँ पे ध्यान दो ऊपर आप लोग, कोल एंड ब्रूस का इन्होंने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे परीक्षा में कि जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। 4 विकल्प देगा, कोल एंड ब्रूस, फ्रायड, वाटसन, स्टेक। तो क्या आप सही करोगे, कोल एंड ब्रूस को, ओके। अगेन देखो यहाँ पे आप यहाँ से दूसरा परिभाषा किलपैट्रिक के अनुसार है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है। मतलब क्या होता है, मैंने बताया शैशवावस्था में उनके पास नैतिक गुणों का अभाव होता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में कदम रखते हैं उनके अंदर एक तरह की भावना जागृत होती है कि अगला वाला व्यक्ति को प्रणाम नमस्ते करता है। मतलब उन्हें सामाजिकता का जो सामाजिकरण होता है उसके प्रति प्रतिद्वंद चलता है, वो कि किसे वो कैसा इज्जत दें, ठीक है। तो इसलिए किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब उनके अंदर द्वंद्व, लड़ाई चलता है खुद के अंदर कि हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, ओके। देन आगे ये बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे देखिए होता है।
बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का काल है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष के दौरान 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, इसी बाल्यावस्था के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।